हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे मौर्योत्तर कालीन राजवंशों की, जिसमें कुछ राजवंशों की बात हमने कर ली थी, जैसे सोंग, कण्व, आंध्र, शातवाहन, वाकाटक वंश, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश की आज बात करेंगे, बात नहीं की हमने। ओके, तो आज जो क्लास शुरू करेंगे हम मौर्योत्तर कालीन राजवंश में सबसे पहले बात करेंगे इक्ष्वाकु वंश की। ओके, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश मेनली क्या है? आंध्र जो सातवाहन थे उनके ये क्या थे? सामंत थे। थर्ड एडी आते आते सातवाहनों का क्या होता है? ह्रास शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है। और क्या है, बहुत सारे वंश आते हैं। तो इसमें जो इक्ष्वाकु वंश है क्या था? सातवाहनों के सामंत थे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का जो संस्थापक है वह कौन है? इक्ष्वाकु वंश, पहला टॉपिक जो बात करेंगे ना इक्ष्वाकु वंश का। इक्ष्वाकु वंश का जो संस्थापक है सबसे पहला हुआ है श्री शांत मूल। ठीक है, श्री शांत मूल। तो इक्ष्वाकु वंश का क्षेत्र कौन सा था? आज का अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश का एरिया इक्ष्वाकु वंशों ने ले लिया था। ठीक है, और महाराष्ट्र का एरिया जो विदर्भ वाला एरिया था वह किसने लिया था? आभीरों ने। अभी आभीर वंश की भी बात करेंगे। तो इक्ष्वाकु वंश का जो एरिया था वह था आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश के एरिया में कौन थे? इक्ष्वाकु थे, यानी कि कृष्णा नदी और गुंटूर का जो क्षेत्र है उस पर इक्ष्वाकु वंश शासन करते थे। ठीक है, मेनली ये सातवाहनों के सामंत थे और इसका संस्थापक कौन था? श्री शांत मूल। ओके, अगर हम इसकी संस्थापक की बात करें, संस्थापक छोटे छोटे राज्य हैं, इनको हम देख लेंगे जल्दी जल्दी, मिलाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। संस्थापकों के नाम: श्री शांत मूल, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांत मूल। ओके, पुराणों में इनके लिए जो शब्द यूज हुआ है वह शब्द यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस पूछा गया है कि किस वंश के लोगों को श्री पर्वतीय कहते थे। क्या कहते थे? श्री पर्वतीय और आंध्र भृत्य। ठीक है, तो दो उपाधियों या दो संज्ञा इनको दी जाती है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को या इक्ष्वाकुओं को पुराणों में। श्री पर्वतीय, ठीक है, श्री पर्वतीय और आंध्र भृत्य। की संज्ञा कहां दी गई है? पुराणों में। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है। श्री पर्वतीय किसे कहा जाता था? इक्ष्वाकु वंश के लोगों को। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, श्री शांत मूल के बाद जो शासक बनता है वह बनता है वीर पुरुष दत्त। इसका जो दूसरा शासक होगा वीर पुरुष दत्त। वीर पुरुष दत्त। वीर पुरुष दत्त के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड? कि जो आज हम देखते हैं नागार्जुनी कोंडा का स्तूप। ओके, नागार्जुनी कोंडा का स्तूप का निर्माण वीर पुरुष दत्त द्वारा ही कराया गया था। कौन सा स्तूप? नागार्जुनी कोंडा।
नागार्जुनी कोंडा का स्तूप। ठीक है, नागार्जुनी कोंडा का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? वीर पुरुष दत्त द्वारा। और अमरावती लेक भी है। बौद्धों को दान देने का साक्ष्य अमरावती स्तूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो नागार्जुनी कोंडा और अमरावती लेक से क्या है? बौद्धों को दान देने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। इन दोनों से याद रखेंगे, एक तो नागार्जुनी कोंडा, दूसरा अमरावती लेक। ठीक है, बौद्धों को दान। नागार्जुनी कोंडा और अमरावती के लेख से बौद्धों को दान देने का साक्ष्य की प्राप्ति क्या है? प्राप्त होती है इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड। ओके, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बौद्ध क्या, इक्ष्वाकु क्या थे? बौद्ध मतानुयायी थे। ओके, इक्ष्वाकु जो थे वो बौद्ध मतानुयायी, बौद्ध मत को मानने वाले या उनके पद चिन्हों पर चलने वाले क्या थे? अनुयायी थे। तो इक्ष्वाकु कौन थे? बौद्ध मतानुयायी थे। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट जो शासक है इसमें शांतमूल सेकेंड। शांतमूल सेकेंड नेक्स्ट शासक शांतमूल द्वितीय या शांतमूल सेकेंड, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या फैक्ट्स है इसके बारे में? इसके बारे में कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन इक्ष्वाकु वंश का यह शासक था शांतमूल सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या है? इक्ष्वाकुओं का जो राज्य है वह कहाँ चला जाता है? एक वंश है पल्लव, पल्लवों के पास चला जाता है। ठीक है, इसके बाद कांची के पल्लव, कांची के पल्लव, कांची के पल्लवों के पास क्या है? इनका राज्य या इक्ष्वाकुओं का वंश या राज्य क्षेत्र कहाँ रहता है? कांची के पल्लवों के पास। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इनका जो टाइम पीरियड है 3rd AD तक इन्होंने क्या है? शासन किया है। 3rd AD तक। ओके, 3rd AD तक, 3री ईस्वी तक। ये कुछ छोटे से वंश हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला जो वंश की बात करेंगे हम, वो बात करेंगे आभीर वंश। ये तो 2 लाइन का वंश है। ठीक है, हालांकि यह 4th AD तक चला, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जो अगले वंश की बात करेंगे हम, आभीर वंश। संस्थापक देखेंगे, ईयर देखेंगे, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। आभीर वंश, आभीर वंश की जब स्थापना हुई 248-49 AD में, 248-49 AD में, तो उसे क्या कहा गया? कलचुरी चेदी संवत। क्वेश्चन पूछा जाए कि कलचुरी चेदी संवत का समय क्या है, तो क्या है? 248-49 AD। तो आभीर वंश की जो संस्थापक था वह कौन था? ईश्वर सेन। कौन था? ईश्वर सेन। संस्थापक ईश्वर सेन। ईश्वर, ये छोटे छोटे राज्य हैं, इनके संस्थापकों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, कब? 248-49 ईस्वी यानी AD में। ओके, और इसी को क्या है? कलचुरी चेदी वंश भी कहते हैं। सॉरी, कलचुरी चेदी संवत, कलचुरी चेदी संवत। संवत से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं मिलाने के लिए। ठीक है, कलचुरी चेदी संवत भी है क्या? 248-249 AD। इनका जो क्षेत्र था आभीरों का, वह था मेनली कहाँ? नासिक। अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र था नासिक।
नासिक क्षेत्र। ओके, नासिक क्षेत्र। इनका जो शासन चला कब तक चला? तीसरी एडी में देख रहे हैं हम, तीसरे हाफ एडी, तीसरी एडी के मध्य में है ये इनका स्थापना होती है, और 4th एडी तक इनका शासन चलता है। ठीक है, कहां तक? 4th एडी तक, 4th एडी तक शासन। ठीक है, तो ये आबिर वंश से रिलेटेड एक ही इसके संस्थापक का नाम मिलता है किताबों में भी, इसलिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है आबिर वंश से रिलेटेड। अगली जो बात करेंगे, अगले वंश की हम बात करेंगे, चुटू सातकर्णी वंश। ओके, कौन सा? चुटू सातकर्णी वंश। ये भी 3rd एडी तक चलेगा, 3rd एडी तक। महाराष्ट्र कर्नाटक के एरिया में है इसका, जो मैसूर के ऊपर का क्षेत्र है। ठीक है, चुटू सातकर्णी वंश। चुटू सातकर्णी वंश। चुटू सातकर्णी वंश 3rd एडी तक इनका शासन है। कौन सा एरिया? जो मैसूर के ऊपर का एरिया है कर्नाटक का और महाराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, ओके। और इनका अंत क्या है? कदम्बों द्वारा क्या कर दिया जाता है? कदम्ब वंश एक है, उसके द्वारा इनका अंत कर दिया जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, 3rd एडी तक है। महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक के एरिया में है, और इनके शासन का जो अंत है वह अंत किया जाता है किसके द्वारा? कदम्बों द्वारा। अंत कदम्बों द्वारा। ठीक है, मौर्योत्तरकालीन वंशों की बात करें, नाम ले, ये सब वंश आएंगे। ठीक है, अगला जो वंश है मालव वंश। कौन सा वंश? मालव वंश। चुटू सातकर्णी वंश के संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन क्या है, इस वंश का नाम मिलता है। मालव वंश। मालव वंश कहां था? रावी व चेनाब के संगम पर इसका यह वंश था। रावी नदी प्लस चेनाब। चेनाब के संगम पर। ठीक है, रावी नदी प्लस चेनाब के संगम पर मालव वंश स्थित था। इस वंश को एक उपाधि के नाम से जाना जाता है, शस्त्र धारक जाति। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शस्त्र धारक जाति। शस्त्र धारक जाति की उपाधि दी जाती है इस वंश के लोगों को। शस्त्र धारक जाति किस वंश को कहा जाता है? मालव वंश। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि श्री पर्वती पूछा था यूपीपीसीएस ने, इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि शस्त्र धारक जाति किस वंश के लोगों को कहा जाता था? तो वह क्या है? मालव वंश, शस्त्र धारक। ठीक है, इनका युद्ध हुआ था शक क्षत्रपों के साथ 226 एडी में। ठीक है, शक क्षत्रपों से युद्ध हुआ था कब? 226 एडी में। और इनके कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं उदयपुर से, चांदी व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं उदयपुर से इनसे रिलेटेड। ठीक है, और शक क्षत्रपों से युद्ध हुआ था 226 एडी में, 226 एडी में शकों के साथ युद्ध। ओके, ये है मालव वंश। अगला एक छोटा सा वंश है यौधेय, जो हरियाणा और रोहिलखंड क्षेत्र में था। यौधेय राजवंश या यौधेय वंश। कौन सा वंश? यौधेय वंश।
यौधेय वंश, यौधेय वंश को जैसे हमने यहाँ देखा कि मौलव वंश को शस्त्र धारक जाति कहा जाता है, इसे भी क्या कहते हैं, आयुध जीवी। आयुध का अर्थ ही क्या है, शस्त्र होता है। आयुध जीवी कहते हैं, यानी कि शस्त्र पर निर्भर रहने वाले। पाणिनि इन्हें आयुध जीवी कहते हैं, आयुध जीवी। तो याद रखेंगे आयुध जीवी किसकी उपाधि है, यौधेय वंशों की, और शस्त्र धारक जाति किसकी उपाधि है, मालव वंशों की। और श्री पर्वतीय आंध्र वृत्त किसे कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश के लोगों को। ओके, तो यौधेय वंश आयुध जीवी, हरियाणा रुहेलखंड का क्षेत्र है। यौधेय वंश कहां है, हरियाणा। ओके, रुहेलखंड। क्षेत्र हो गया कि हरियाणा रुहेलखंड। ओके, इस वंश द्वारा क्या है, मिट्टी की मुहरें, मिट्टी की मुहरें जारी की गई। किसकी मुहरें, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस वंश द्वारा मिट्टी की मुहरें जारी की गई थी, मिट्टी की मुहरें। तो मिट्टी की मुहरें किस वंश द्वारा जारी की गई थी, यौधेय वंश द्वारा। ओके, इसीलिए इनके सिक्कों को क्या है, गदहिया सिक्का कहते हैं। क्वेश्चन याद रखें, गदहिया सिक्का। इनके सिक्कों को क्या कहते हैं, गदहिया, गदहिया, गदहिया सिक्के भी कहते हैं। गदहिया सिक्कों की उपाधि से इन्हें क्या है, नवाजा जाता है यौधेय वंश के मुहरों को। ठीक है, गदहिया सिक्के। इनसे रिलेटेड एक अभिलेख है, भरतपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख, भरतपुर अभिलेख। क्या है इस भरतपुर अभिलेख में, भरतपुर अभिलेख में उत्कीर्ण है यौधेय वंश के लोग क्या थे, लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते थे। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास था इनका, इसलिए यहां पर क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास था इनका। भरतपुर अभिलेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यौधेय वंश का। इसलिए क्या था, यौधेय वंश में क्या था, गणतंत्रीय व्यवस्था थी। ओके, और इनके इतिहास को जानने का जो मेन स्रोत है वह क्या है, सिक्के हैं इनके। ठीक है, इनके सिक्कों के जो जारी किए गए उसी के थ्रू क्या है, इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या इस वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज का जो क्लास में लास्ट वंश है, भारतीय राजवंश से रिलेटेड, मौर्योत्तर काल के बाद चेदी वंश का है। ठीक है, चेदी वंश। चेदी वंश, चेदी वंश कहाँ है, उड़ीसा के कलिंग में। कलिंग को पहले उड़ीसा भी कहा जाता था, उड़ीसा को कलिंग। ठीक है, तो चेदी वंश कहाँ है, सबसे पहले तो जाना है इसका एरिया, कलिंग। ठीक है, और इस वंश का जो संस्थापक है वह किसे माना जाता है, महामेधवाहन को। किसको, महामेधवाहन। कलिंग के चेदी वंश के साथ संस्थापक कौन है, महामेधवाहन। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली या महानतम शासक हुआ वह कौन हुआ, खारवेल, जो जैन मतानुयायी था। कौन था,
खारवेल। और खारवेल के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, 14 वर्ष शासन रहा इसका। 14 वर्ष शासन के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वो उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से 14 वर्ष तक क्या है, शासन के बारे में जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्रत्येक वर्ष या क्या है, अपनी उपलब्धियों का उत्कीर्णन या हाथी गुम्फा अभिलेख में करवाता था। साल बीता तो उसने क्या किया, पहला साल का अपनी उपलब्धियां लिखवाई, दूसरा साल बीता दूसरे साल की लिखवाई, तीसरा साल बीता तीसरे साल की लिखवाई। ऐसे ही क्या है, 14 वर्षों का है। लेकिन 14वें वर्ष में उसने क्या है, अपनी उपलब्धियों का वर्णन नहीं किया। बाकी 13 वर्षों का वर्णन उसने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। कौन सा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख या लेख कह लें। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, खारवेल से। इसके 14 वर्षों के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पहले वंश क्या उपलब्धि हुई, दूसरे वंश क्या। पहले वर्ष इसने यह काम किया जो उत्तर कराए पहले वर्ष, कि जितने भी स्मारक हैं कलिंग के, उसको ले आके अपने राजधानी में एक संग्रहालय में रखवाया। पहले वर्ष में ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मेनली हाथी गुम्फा अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है, हमें 3 प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। पहला, हमने बात की थी जब चोल चेर पांड्य की बात कर रहे थे, उसमें बात की थी कि स्रोतों की, संगम काल के स्रोतों की पता कैसे चलता है कि संगम काल था, चेर पांड्य चोल थे। तो एक उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में भी मिलता है। ठीक है, इसमें बात है क्या कि दक्षिण के 3 राज्य जो चोल चेर पांड्य इसके शासन के अधीन आ गए थे, यानी कि इसने क्या उनको पराजित किया था। और पांड्यों के यहाँ क्या इसने गधे से हल चलवाया। तो जो पहली जानकारी इससे मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से, फर्स्ट, दक्षिण के 3 राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन, चोल चेर और पांड्य। ठीक है, और किस शासक के यहां या किस वंश के यहां गधे से हल चलवाया था, तो वह कौन था, पांड्य। गधे से हल। ठीक है, हाथी गुम्फा में मेनली दक्षिण के 3 राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो है, दूसरी कौन सी जानकारी प्राप्त होती है हाथी गुम्फा लेख से, नहरों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है किसका, नहरों का। नहरों की जानकारी प्राप्त होने का क्या है, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है कौन, हाथी गुम्फा लेख, नहरों की जानकारी। नहरों की जानकारी। और ये नहर कलिंग में किसके द्वारा बनवाए गए थे, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद द्वारा। महापद्म नंद द्वारा नहरों का उत्कीर्णन करवाया गया था। किसके द्वारा, कलिंग में महापद्म नंद द्वारा। तो नहरों की जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी कि यह क्वेश्चन पूछा जाए, नहरों की जानकारी से संबंधित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो कौन सा साक्ष्य है, हाथी गुम्फा लेख। ठीक है, 2 जानकारी होगी हाथी गुम्फा लेख से। तीसरी जो जानकारी प्राप्त होती है, थर्ड, जैनों से संबंधित प्राप्त होती है। यानी कि खारवेल ने जैन भिक्षुओं को क्या किया, ग्राम दान दिया। जैन भिक्षुओं को ग्राम दान
ग्राम दान की जानकारी मिलती है खारवेल द्वारा। तो जैन भिक्षुओं को ग्राम दान देने का भी यह प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। कौन सा? हाथी गुम्फा लेख। प्रथम अभिलेख है ये भी कि किसी जैन भिक्षुओं को क्या है, ग्राम दान दिया गया। हो सकता है पहले भी दिए गए हों बीसी में, लेकिन अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें तो वह कौन सा अभिलेखीय साक्ष्य है? हाथी गुम्फा लेख। ठीक है, ये तो हो गया चेदी वंश, कलिंग का, उड़ीसा का, हाथी गुम्फा लेख, खारवेल, मेन जानकारियां। ओके, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाथी गुम्फा लेख से रिलेटेड कि खारवेल संबंधित कि उसके 14 वर्षों के शासन का उत्कीर्णन किया गया, तो क्वेश्चन सही होगा। प्रत्येक वर्ष वह क्या है, अपने उपलब्धियों का इस हाथी गुम्फा लेख पर उत्कीर्ण करवाता था। ओके, ये तो मौर्योत्तर कालीन राजवंश हो गए जो भारतीय लोगों द्वारा, भारतीय शासकों द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, अब जो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में वो मौर्योत्तर कालीन राजवंशों में विदेशी राजवंश का, जैसे इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, इनकी ये 4 वंश हैं, इनकी बात की जाएगी। ओके, इनकी बात करने से पहले हम क्या है, स्रोतों की बात करेंगे कि मौर्योत्तर कालीन राजवंश के स्रोत। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक छूट गया था कि स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक है, आज के इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।